सोनाबा न्यूज़ से मैं सुभाष सिंगाठिया। आज हम बात करेंगे कृषि बिलों पे। पूरे देश के अंदर इस वक्त जो माहौल है उस पर हमारे साथ मौजूद है, मेरे बाएं तरफ आत्माराम जी तर्ड हैं। आप इस वक्त गंगानगर जिला से भाजपा के अध्यक्ष हैं और भाजपा से रिलेटेड जो किसान मोर्चा है उसके आप प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के कई संगठनों में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ज़मीन से जुड़े नेता हैं। मेरी दाईं तरफ कृष्ण बृहस्पति जी हैं। आप इस क्षेत्र के ही नहीं, देश की खूब पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं, बहुत संजीदा कवि हैं आप। और समय समय पर जब इस तरह की गतिविधियां होती है इनका सक्रिय योगदान रहता है। अपनी प्रगतिशील विचारधारा के लिए ख्यात है आदरणीय कृष्ण बृहस्पति जी। मेरा पहला प्रश्न आत्माराम जी से है। आत्माराम जी इस पार्टी से हैं और इनकी पार्टी ने ये बिल लाए हैं तीनों की तीनों, और इन बिलों को लेकर पार्टी का जो मत है उस मत से अलग किसानों का मत बिल्कुल अलग है। किसान सड़क पे हैं और किसानों को लगता है कि इस बिल से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक जो ये ग्राउंड क्वेश्चन है, जो बीज क्वेश्चन है, इसी पे बात आत्माराम जी से करूँ कि आत्माराम जी क्या कहेंगे। आत्माराम जी एक किसान भी हैं और भाजपा से जुड़े नेता भी हैं, तो ये क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मैं सोनाबा न्यूज़ चैनल के सभी जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। सिंगाठिया जी, बृहस्पति जी, आपने जो प्रश्न किया, इस देश की मूल अर्थव्यवस्था, देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान और खेती है। हम वर्षों से परंपरागत खेती का हिंदुस्तान में दूध दही की नदियाँ थी। इतने सालों से मैं पहले किसान मोर्चा में काम किया, उससे पहले मैं भारतीय किसान संघ में गैर राजनीतिक संगठन था उसमें भी काम किया। लेकिन ये तीनों कानून बनाने की आवश्यकता समय समय पर पार्टी के अलग अलग मंचों पर किसानों से जो संबंधित बातें हमने उठाई, सारे देश के किसानों से जो बात आई, विभिन्न किसान संगठनों की मांग थी, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में ये बातें कही थी। उसी के अनुरूप मोदी सरकार ने ये तीन बड़े जो बिल है इनको बाद में पार्लियामेंट में रखा, पहले अध्यादेश के रूप में लाए। इन तीनों बिलों में पहला तो यही है, सीधी सी बात, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, हाँ बिल्कुल, पाठकों को सीधे हाँ दर्शकों को, हाँ मैं ये चाहता हूँ, उसमें पहला ये था कि मंडी समिति जो है APMC एक्ट 1966-67 में बने थे लगभग देश में। लेकिन जिस भावना से ये कानून बने थे, मंडी कानून बनी आई, लेकिन मंडियों का जो उद्देश्य था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। वहाँ सरकार की पहली मंशा ये थी कि वहाँ व्यापारियों का पूरा समूह होगा, किसान की उपज का उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर नौकरशाही हावी हो गई। व्यापारियों ने आपस में चाहे मिलीभगत रही, किसान को उसकी उपज का जो उचित मूल्य मिलना होता वो नहीं मिल पा रहा था। पास की 30 किलोमीटर की मंडियों में इतना फर्क था, एक जगह 500 रुपये कुंटल वही अनाज और दूसरी जगह 500 रुपये कुंटल का फ़र्क। बाहर अगर कोई बेच देता, हम इस बात के भुगतभोगी हैं, गांव में अगर किसी व्यापारी को किसी ने माल बेच दिया तो मंडी समिति वाले या तो उनको राज़ी रखें, नहीं है तो उस पर 8 गुना प्लंटी 10 गुना प्लंटी लगा देते थे। ये सारी देश की स्थिति थी। छोटे किसान उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो अपना माल मंडी तक ले जा भी नहीं पाते थे, उनका दोनों तरह से शोषण हो रहा था। तो मोदी सरकार ने इस व्यापार को खुला करने के लिए, पहले ये था APMC एक्ट के अंदर मंडी से बाहर कोई अनाज नहीं खरीद सकता था, सीधा फैक्ट्री में नहीं ले सकता था व्यापारी, मंडी में लाओ फिर उसके बाद वो माल बिकता था। तो मोदी सरकार ने ये किया कि मंडी समितियाँ लागू रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ बाहर अगर कोई व्यापार करता है, गांव से किसान के खेत से माल खरीदता है, उस पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं रहेगी, कोई टैक्स नहीं रहेगा। एक कानून तो मोटा मोटा ये किया। दूसरा, अभी हमारे यहाँ बहुत सी, हाँ ले लो, कोई बात नहीं। आप ये आत्माराम जी थे, उन्होंने मूल बातें रखी जिस तरह से इनकी अपनी समझ है। हमारे साथ कृष्ण बृहस्पति जी, जैसे मैंने परिचय करवाया, बेहद संजीदा कवि हैं और बहुत प्रगतिशील व्यक्तित्व के धनी हैं। श्री गंगानगर जिले के जनवादी लेखक संघ के आप महासचिव रहे हैं
और इनके समय में यहाँ के लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने, कलाकारों ने बेहद अच्छा काम किया है। बृहस्पति जी, जिस तरह से अभी उन्होंने अपनी बातें रखी, आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? पहले तो शरणाबा को ये समसामयिक विषय उठाने के लिए साधुवाद। थैंक यू। दूसरा ये कि जब भी कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो बहुत आपात स्थितियों में आता है कि बिल्कुल अब सिर से ऊपर हो चुका है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, वरना संसद सत्र में ये मामले बिल लाए जाते हैं। तो ये तीनों बिल 6 जून को ऑर्डिनेंस के रूप में पहले क्यों लाए गए? सवाल की नीयत, सरकार की नीयत पे यही संदेह होता है। ऐसी कौन सी आफत आई हुई थी कि आपको APMC एक्ट ख़त्म करना था, आपको किसान एग्रीमेंट का जो करार का बिल था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसको ख़त्म करना था? ऐसी कौन सी आफत आई हुई थी? किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, कोई सड़क पे नहीं उतरा हुआ था, किसी ने कोई प्रदर्शन धरना नहीं था, और पूरा देश कोरोना काल से ग्रसित था, फैक्ट्रियाँ बंद थी, मजदूरों का पलायन चल रहा था। और ऐसे में सरकार को इलाज करने के बजाय, जनता का उसको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बजाय इस तरह का कानून इसलिए लाया गया कि लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये कहीं दब जाएगा और सत्र में कहीं, जब वर्षाकालीन सत्र आएगा उसमें कहीं इसको पास करवा लेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि ऐसे वक्त में क्यों लाया गया? ये बाद में शीतकाल सत्र में लाया जा सकता था, वर्षाकालीन लाया जा सकता था, और वर्षाकालीन सत्र में भी क्वेश्चन आवर खत्म कर दिया गया जी। ताकि इस पर कोई सवाल ही नहीं उठे। तो इसका कोई जवाब अगर दे सकते हो कि साहब इस वजह से ये करना पड़ा क्योंकि ये मजबूरी आ गई थी, ये नहीं करते तो इतना बड़ा देश का नुकसान हो जाता, ये आप पार्टी के पदाधिकारी बताएंगे। इन 3 बिलों को मोटे मोटे तौर पे आप यूँ समझ लें कि ये एक बिल नहीं है, ये 3 बिल हैं और एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। और इन तीनों को एक साथ लाना इसलिए ज़रूरी था कि किसी के लिए पूरा कारपेट बनाना था, एक सड़क बिछानी थी। आज आप देखें कि करीब 12,000 अरब का बिजनेस है खान पान का हमारा। जो हमारे बड़े स्टोर्स हैं वो सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, दालें बेचते हैं, जो भी बेचते हैं, ये 12,000 अरब का बिजनेस है। ये किसी का भी नीयत ख़राब कर सकता है, इतना बड़ा बिजनेस। तो ये छोटे दुकानदारों में बटा हुआ था। अब इसको बड़े स्टोर्स को काबिज होना था। आज आप हर जिला मुख्यालय पे एक बड़ा स्टोर देख सकते हैं। रिलायंस ने अभी गंगानगर में 13 जगह चिन्हित की हैं जिन पे उसने 13 स्टोर और खोलने हैं, ताकि हर आदमी के अप्रोच में रिलायंस या इस तरह के जितने भी ग्रुप हैं, अब जो किशोर बियानी का ग्रुप था उसने अपनी दुकानें बेच दी हैं। तो आज गंगानगर में 3 स्टोर हो जाते हैं रिलायंस के। बिग बाजार कह लें, आप EZD कह लें, या रिलायंस मार्ट कह लें जी। 10 जगह अगर वो और खोल लेता है तो हर आदमी के अप्रोच में हो जाएगा, तब छोटी पड़ोस की दुकान पे कोई नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगी। अब उसको स्टोर के लिए माल चाहिए, और पूरे देश में ऐसे स्टोर अगर खोलने हों तो हर स्टेट का मंडी एक्ट अलग अलग है। बिहार में 2006 में ख़त्म हो गया, नहीं है। महाराष्ट्र में अलग है, उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में, जहाँ भी जाओगे आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जी। उसको अगर ख़त्म कर देंगे, उसको कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, खुला है। वो पैन कार्ड लेके आए, माल खरीदे। अब उसने खरीद लिया तो उसको स्टोरेज भी करनी है, तो स्टोरेज एक्ट को ख़त्म करना पड़ा कि आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ख़त्म ही कर दें। कोई आदमी 1 किलो रखे, 1,000 क्विंटल रखे, 10,000 क्विंटल रखे, तो ये औकात देश में किसकी है? किसी किसान की है कि वो अपनी फसल को 2 सीजन तक रोक ले? 2 सीजन तक रोक ले, बड़ा व्यापारी रोक सकता है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई तो अब उसको अपनी मनपसंद फसल भी चाहिए। मनपसंद फसल चाहिए तो वो किसान पर दबाव डालेगा कि मुझे ये गेहूँ चाहिए। मध्य प्रदेश में सरबती मांगेगा, यहाँ वो 1482 मांगेगा, 3573 मांगेगा, जो भी मांगेगा जी, वो अपने भिजवाएगा। और उस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ज़रूरी है। तो ये तीनों बिल एक दूसरे के साथ में गुथे हुए हैं। आज आत्माराम जी अगर SDM के पास जाते हैं या एक आम किसान जाता है इनके खिलाफ, SDM क्या करेगा? आत्माराम जी को कुर्सी देगा, बिठाएगा, और किसान से कहेगा तो 10 मिनट बाहर खड़ा हो, मैंने बात करनी है। जी जी जी। ये पावरफुल हैं। तो अंबानी अडानी के कारंदे कितने पावरफुल होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीधा सवाल यही। आत्माराम जी, एक बात निकल कर आती है जब भी हम चर्चा करते हैं, जब भी आम आदमी चर्चा करता है, जब भी बुद्धिजीवी चर्चा करते हैं, या राजनीति की भी चर्चा करते हैं, हम ये कहें कि विपक्ष चर्चा करता है, कि जो स्टोरेज का मामला, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, उसमें यह था कि एक स्टोरेज के लिए एक लिमिट थी। लेकिन ये कानून लागू होने के बाद में ये साफ साफ लिखा है कि वो लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि उससे स्टोरेज बढ़ेगी? और स्टोरेज कौन बढ़ाएंगे? वो लोग जिनके पास खूब पैसा है, और कालाबाजारी जैसी स्थिति क्या आपको नहीं लगता इससे उत्पन्न हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं? देखिए,
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बना था, लेकिन जिस भावना को लेकर वो कानून बनाया गया वो मूर्त रूप में नहीं आ पाया। भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज की वजह से अगर वो कानून इतना प्रभावी होता तो हमने देखा है 100 रुपये किलो तक प्याज, राशन की वस्तुएं, दालें, अगर वो एक्ट इतना प्रभावी है तो वो चीज़ें इस रूप में क्यों हुई? फिर कंट्रोल होना चाहिए था। इंस्पेक्टर से आप उसको मिलीभगत करके, बड़ा कोई भी कारोबारी है, उसकी स्टॉक सीमा अगर 500 कुंटल है, माल उसने 5000 कुंटल रख रखा है, लेकिन वो स्टॉक सीमा में 500 दिखाएगा और उसकी जेब गर्म करेगा। तो हकीकत की बात मैं बता रहा हूँ, उसका न किसान को फायदा था न उपभोक्ता को। इसका मोटा उदाहरण मैं देता हूँ। पिछली बार 22 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी मोदी जी ने गोरखपुर से, हम भी वहाँ गए हुए थे 22 फरवरी 2019 को। उस वक्त मोदी जी ने जब घोषणा की तो लघु और सीमांत किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ा था। हम वहाँ एक होटल में रुके, सुबह हम निकले तो वो खाना, हम लेट खाना था, हमने सोचा किन्नू खरीद लें। गंगानगर का किन्नू वहाँ बिक रहा था, हमने उसका रेट पूछा, मेरे साथ एक साथी थे, वो खरीद के लाने गए, उसने कहा जी 60 रुपये किलो लूँगा। जो मेरे साथी थे उनके खुद यहाँ किन्नू का बाग है, उन्होंने बेचा 14 रुपये किलो। तो ये जो बीज के पैसे हैं ये किसके पास गए? 40 रुपये। न किसान को मिल रहा फ़ायदा, न उपभोक्ता को मिल रहा। तो ये चीज़ें स्टॉक सीमा में यही बातें हैं कि उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए खुली छूट दे दी। ठीक है, खरीदो माल, अगर उसमें ये भी शर्त रखी है साथ में, विशेष परिस्थिति हो, अगर कोई फल सब्जियाँ है उनके मूल्य में दुगनी वृद्धि हो और दालों के या अनाज के मूल्य में 50 गुना 1.5 गुना वृद्धि हो, तो भारत सरकार तत्काल उसको लागू कर सकती है वापस आवश्यक वस्तु अधिनियम को। तो ये नहीं कह सकते इससे कोई ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ये इतना प्रभावी होता तो बीच बीच में जो परिस्थितियाँ आई पिछले सालों हम देख रहे हैं, चाहे आवश्यक वस्तु कोई भी थी, दाल थी, चावल था या सब्जियां थी, इनके मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। अगर कानून प्रभावी था तो फिर ये स्थितियाँ क्यों आई? आमूलचूल परिवर्तन करना इसमें ज़रूरी है। वक्त के साथ, आज से 60 साल पहले कोई चीज़ बनी हुई है, वो वक्त के साथ बदलनी ज़रूरी है। खेती किसानी के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी थी। महात्मा जी, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। अभी अभी अडानी जी को जयपुर का एयरपोर्ट है वो ठेके पे दे दिया 50 साल के लिए, और वहाँ जो चाय बेचने वाले होंगे, जो इस तरह की चीज़ें, जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचने वाले लोग होंगे, उनके लिए कंडीशन ये रखी गई है कि कम से कम 3 करोड़ टर्नओवर जिस आदमी का होगा मासिक, वह व्यक्ति वो उन दुकानों के टेंडर ले सकता है, ठेके ले सकता है। तो मतलब ये 3 करोड़ किसके पास होंगे? क्या एक चाय का ठेला लगाने वाला, इस तरह की चीज़ लेने वाला संभव है? वही चीज़, इस तरह की चीज़ें इनमें लागू हो जाएगी। नहीं, अपने तीनों कृषि कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सेम सेटअप यही होगा। नहीं, उसमें अब तीनों कानूनों में आपको निवेदन फिर कर दूं। पहला ये बताया भी, एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो छूट दी है, हम ये मान रहे हैं किसान को इससे फ़ायदा होगा, उपभोक्ता को फ़ायदा होगा, उसको सही चीज़ मिलेगी सही मूल्य पर। वरना हम देखते हैं, मेरे खेत में खुद मैं टिंडी बेचता हूँ, वो हमारे बिकती है 10 रुपये किलो। और एक दिन मैं खुद हनुमानगढ़ टाउन गया, वहाँ कोई खड़े थे, पूछने लगे, वहाँ वही टिंडी 40 रुपये किलो बिक रही थी। तो न उपभोक्ता को फ़ायदा न किसान को फ़ायदा। ये चीज़ें जो छूट दी है, इससे किसान को वास्तव में फ़ायदा होगा। दूसरा, इसमें पहले अपने बात कर रहे थे, जो किसान देश के अंदर कहीं भी माल ले जाए, अब मंडी से पहले इतनी बंदिश थी, मंडी से बाहर कोई माल है बेच नहीं सकता था। फैक्ट्री मेरे रास्ते में पड़ रही है गंगानगर से 8 किलोमीटर इको में, लेकिन पहले माल मंडी में लाओ, उसके बाद वापस फैक्ट्री में जाता था। आने जाने का, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे, वो सारा किसान पर पड़ता था। जबकि वह सीधा माल जाएगा, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, सीधा माल फैक्ट्री में जाएगा। तो ये तीनों जो कानून है, इसी 33वें कानून पर अब जब मेरे से आप सवाल करोगे उसका भी यही जवाब मैं दूंगा कि किसान वर्ग, हाँ ठीक है, इसमें जो अब हालात बने हैं, स्वाधीनता की स्थिति ज़रूर हो सकती है। कई बार जो चीज़ मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, आप उसको उस रूप में नहीं समझ पाते या बीच में अपने बात नहीं हो पाती, उस कारण कई बार गलतफहमी हो जाती है। लेकिन ये तीनों कानून किसान हितैषी है, किसान के भले के लिए। आम मजदूर और दुकानदार है, उसको भी कोई घाटा नहीं होगा। वो जिस व्यापारी ने आज माल शहर में खरीदना है धान मंडी में, वो जाके गांव में खरीद सकता है। आपने देखा होगा हरियाणा में, हमारे भादरा में, वहाँ जाके गाँव में खेतों से लोग व्यापारी है वो माल खरीद के लाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो आशंकाएँ हैं वो ये निर्मूल है। फिर जब कानून लागू होगा, प्रभावी होगा, उसके जो परिणाम आएंगे, अगर ऐसी कोई बातें आएंगी, हमारे देश के संविधान बड़ा लचीला है, कानून बनते हैं उसमें संशोधन भी होते रहते हैं वक्त के हिसाब से। लेकिन जब चीज़ हुई नहीं लागू,
विरोध के लिए विरोध करना वो अलग चीज़ है। चलिए, मैं संविधान वाली बात पे इसके ठीक बाद आऊँगा। मैं कृष्ण जी के पास आ रहा हूँ। जो स्टोरेज वाला मामला है कृष्ण जी, कि एक व्यक्ति को इतनी छूट मिल जाएगी कि वो मतलब अपरिमित चीज़ें उसमें स्टोर कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसा इस तरह का स्टोरेज कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति जिसके साथ अनाप शनाप पैसा होगा। तो इसमें जब ये स्थिति देश के अंदर बन जाएगी चीज़ों की, किसानों के माल की, तो किसान जो पैदा करेगा वो कौन इकट्ठा कर लेगा? और इकट्ठा होने के बाद जब उपभोक्ता को जरूरत पड़ेगी तब एक वो बहुत बड़ा संगठन है, इसके बीच की पूरी श्रृंखला भी खत्म हो जाएगी। जो छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे और चीज़ें खत्म हो गई। तो एक चीज़ जो हमें 25 पैसे की मिल रही है, तो आपको क्या लगता है बाद में वो क्या स्थितियाँ बन जाएगी? मैं आपके इस सवाल का जवाब तो बाद में देता हूँ। पहले जो आत्माराम जी ने दो बातें उठाई। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो ये कि मंडी के अंदर करप्शन चल रहा था। मंडी में सरकारी नुमाइंदे बैठे हैं, तो सरकार करप्ट थी। उसको ठीक करने के बजाय सरकार के दो पार्ट हैं। एक जो स्थायी पार्ट है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, दूसरा जो हम चुन के भेजते हैं उनके निगरानी के लिए। हमने किस लिए चुना इनको? इसलिए कि भाई साहब आप इन चोरों को पकड़ो। ये उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं, कानून बदल जाते हैं। आप इसको उदाहरण से समझेंगे, अगर मेरा बेटा नाकारा है तो मैं उसके गोली मार के पड़ोसी का नहीं उठा के ला सकता जी। मेरा एक कानून अगर ख़राब है, लचीला है, उसमें फ्लॉज हैं, तो मैं उसको हटा के नया कानून ला रहा हूँ उसकी जगह। मैं उसी को अमेंड क्यों नहीं करता? और फिर भी यही कारिंदे रहेंगे। सरकारें आएंगे जाएंगे, जो चुने हुए नेता है वो आते जाएंगे चले जाएंगे। क्या गारंटी है कि वो सरकारी कर्मचारी वैसे ही काम करेंगे इस नए कानून के बाद में? उनको ज़्यादा भय होगा। उनके लिए सज़ा का प्रावधान कहाँ है? इस नए कानून में उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। इस पे आएंगे बाद में, इनसे पूछेंगे। दूसरी बात ये कि ये किन्नू की बात कर रहे हैं, ये भ्रमित कैसे करते हैं कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं। ये टिंडे का या किन्नू का एग्जांपल दे रहे हैं। किन्नू किसान से 14 रुपये खरीदा, उसको जिस ठेकेदार ने खरीदा वो उसको ला के ग्रेडिंग करेगा, वैक्सिंग करेगा, पैकिंग करेगा, फिर वो बेंगलोर तक या कहीं भी भेजेगा। अब डीजल 2014 में 54 रुपये लीटर था, आज 86 रुपये लीटर है। 31 रुपये लीटर डीजल के बढ़ गए हैं। तो क्या किन्नू पे मार नहीं पड़ेगी उस डीजल की? वो किसने महंगा किया है? किन्नू जब बेंगलोर जाके बिकेगा तो 14 वाला 28 में तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि आपने 34 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया। एक ट्रक एवरेज देता है 7 किलोमीटर की या 6 किलोमीटर की जी। तो ये किस पे पड़ेगा? किन्नू पे पड़ेगा। पेरिशेबल की प्रॉब्लम ये है कि उसने तीसरे दिन ख़त्म हो जाना है। टिंडे इनसे खरीदे जैसे भी थे, 4 रुपये खरीद लिए, 5 रुपये खरीद लिए, 10 रुपये खरीद लिए इनसे। अब आखिर में उस सब्जी वाले के यहाँ बच जाएंगे, वो क्या करेगा? पशुओं को डालेगा। तो वो बचा हुआ पशु को डालेगा, वो अपनी जेब से नहीं डालेगा, वो भी बच्चे पाल रहा है, तो वही प्रॉफिट रखता है। किसान को तो पूरे माल के पैसे दे गया वो। तो ये जो बीच के झोल हैं, इनके लिए कोल्ड चेन सिस्टम होना चाहिए। हमें एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि आखिरी आदमी तक हमारी फसल वैसी की वैसी पहुंच जाए। ये काम सरकार का है। सरकार ये नहीं करेगी, ये काम प्राइवेट आदमी को दे देगी कि ये तू कर। और प्राइवेट आदमी बिना प्रॉफिट के क्यों करेगा? काम नहीं करेगा। अब आपका सवाल है कि जब स्टोरेज की स्थिति आएगी, तो 1955 से पहले भी यही हाल था कि स्टोरेज हो जाती थी और उसकी सीजन के बाद में लंबे उस पर ब्लैक मार्केटिंग होती थी। तो उसके लिए कानून बनाया गया। अब कानून को सख्त करने की ज़रूरत है, ना कि उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये सरकार उस कानून को ही ख़त्म कर रही है कि आप मर्जी इतना रखो। फिर अगर कोई ज़रूर से ज़्यादा स्टॉक रखेगा, वो ही रखेगा जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास गोडाउन्स होंगे, और वो आसपास की सारी चेन को ख़त्म कर देगा। तो वो अकेला बादशाह होगा। अब वो गेहूँ 10 रुपये लेके आपको 400 रुपये बेचे तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना अनाज के नहीं रह सकते। तो इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ये कह रहे हैं साहब MSP बरकरार रहेगी, मंडियाँ रहेंगी, आप जाओ नहीं जाओ आपकी मर्जी है। आज से 10 साल पहले भी रिको के अंदर माल खरीदा जाता था, अभी भी खरीदा जाता है। प्राइवेट आदमी खरीदेगा। धान मंडी में आत्माराम जी ने बेचा होगा सामान, गेहूँ बेचा होगा कभी। धान मंडी में ढेरी लगती है, वो हाथ डाल के कीमत बता देते हैं कि साहब ये 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये। प्राइवेट आदमी डेंसिटी चेक करेगा। इन्होंने कभी अपने गेहूँ की डेंसिटी चेक करवाई है? डेंसिटी में सीधा ये है कि पर क्यूबिक मीटर एक गेहूँ का सर्टेन वजन होता है 7.794, यानी 1 लीटर के अंदर 79 किलो वजन होना चाहिए। 1 मीटर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर गेहूं का, वो भरेगा बक्सा, तोलेगा। अगर उससे नीचे वो खरीदेगा ही नहीं, या उसको कहेगा भाई तेरा गेहूं 8 रुपये किलो का है, 7 रुपये किलो का है, वो क्या करेगा? क्योंकि सारी जगह वजन तो उसका वही आना है। अब किसान पहले तो सीड सेलेक्ट करे जो बेस्ट हो।
फिर उसकी वो ध्यान रखे, वो ग्रेडिंग भी वही कराए, साफ़ सफाई भी वही कराए, इतना काम अगर किसान करने लग गया तो वो सीधा बेचने भी आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं किसान को हमने पूरी दुनिया में माल बेचने के लिए खुला कर दिया। आप अपने 20, 30, 50, 100 बोरी लेके कहाँ जाओगे बेचने के लिए? उसका क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा? और फिर दिल्ली में जाके गली गली में आवाज़ लगा के तो नहीं बेचोगे उसको, वहाँ भी एक व्यापारी ढूंढना पड़ेगा, और वो व्यापारी आपसे तब माल खरीदेगा जब उसके पड़ते में आएगा। तो किसान कहाँ जाके बेचेगा? आज अनूपगढ़ का किसान अपनी फसल लेके गंगानगर नहीं आता, उसको अनूपगढ़ ही बेचनी पड़ती है। तो वो जब 125 किलोमीटर नहीं आता तो वो 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर कहाँ जाएगा किसान? फिर हमारे किसान बहुत छोटे हैं, सारे किसान इतनी सामर्थ्य नहीं रखते कि वो अपना माल लेके कहीं और जाएं। जो मंडी सेटअप बनाया है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वो सरकार की कमी है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि टेक्निकल मिशन इन कॉटन इन्होंने सुना भी नहीं होगा। 3 फेज में आया था वो। पहला फेज ये कि वैज्ञानिक अच्छा सीड तैयार करें कॉटन का अपने एरिया के अकॉर्डिंग जी। दूसरा कि मंडियों को टेक्निकल बनाया जाए। मंडी में ये कि अपनी कॉटन लेके गए, उसमें से 500 ग्राम कॉटन मंडी के ऑफिस में ले गए, उन्होंने उसको जांचा, उसके रेशे का साइज़ बताया, उसमें कचरा कितना है, नमी कितनी है, उसके बिनोड़ों में तेल कितना निकलेगा, ये बता के वो एक टेंटेटिव कीमत बता देते। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये दिख रहा है कि हरियाणा में कॉटन क्या भाव बिक रहा है, पंजाब में क्या भाव बिक रहा है, बेंगलोर में क्या भाव बिक रहा है, वो भी दिखता है। तो किसान को एक आइडिया हो जाता है कि मेरा कॉटन इस क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का, इस भाव से बिकेगा। वो मशीनें यहाँ धान मंडी में पड़ी सड़ गई। ये किसान नेता उस वक्त कहाँ थे? आज भी वो खत्म हो गई हैं वहाँ पे। इन्होंने कभी लागू करवाया उसको? ये सिर्फ राजनीतिक नेता हैं, ये किसानों के हित में नहीं आएंगे। तो इनको तो आना पड़ेगा किसान के साथ में। जब तक कि किसान की नहीं सुनेंगे, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं जानेंगे। आज आत्माराम जी भाजपा में हैं इसलिए भाजपा की बात करेंगे, कांग्रेस में होते कांग्रेस की करते। आज से 10 साल बाद इनको अफसोस होगा कि मैं उस दिन किसान नहीं था, मैं पार्टी का प्रवक्ता था। जिस दिन ये किसान बन जाएंगे उस दिन इनको अफसोस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो कानून है उनमें जो कमियां हैं वो आज दिख रही हैं। उन कमियों को दूर करो आप। सरकार कल दूसरी मीटिंग के बाद में 38 अमेंडमेंट करने को तैयार हो गई है, मतलब कमी तो है। अब इसके बाद में 38 में से और 38 निकल आएंगे, जब वो स्टडी करेंगे तो वो और निकालेंगे। तो क्या आप सारा कानून बदल दोगे? तो फिर लगाई क्यों रहे हो? और फिर किसान तो मांग ही नहीं रहा। जिस किसान का भला करना चाहते हो वो कहते वैसा नहीं करवाना, हमें भला करवाना ही नहीं है, आप रहने दो। तो सरकार तो अब जिद पड़ी हुई कि मैं तो भला करूँ आपका, मैं तो हर हाल में करूँ, चाहे तुम्हें गोली मारनी पड़े, तुम्हें वाटर कैनन चलाना पड़े, तुम्हें लाठियाँ बरसानी पड़े, मैं तेरा भला करके मानूंगा। ये क्या जिद है? मैं इनके पैर पकड़ के बैठ जाऊँ, वैसा मैंने सेवा करनी है कि यार मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है, नहीं वैसा मैं तो सेवा करके मानूंगा। तो कितनी देर करवाएंगे? ये फिर गालियाँ निकालेंगे, जूते मारेंगे। ऐसे ही किसान करेगा, इनको सुननी पड़ेगी किसान की। तो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल का फ़र्क समझें। MSP को जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है C+2+FL का, उसको लागू करवा दें, उसको डाल दें कानून में, किसान अब खड़ा हो जाएगा 1 मिनट में। वो ये है कि एक व्यापारी अगर कोई चीज़ बनाता है तो वो तय करता है कि मेरी फैक्ट्री का भाड़ा कितना है, मेरा बिजली का बिल कितना आ रहा है, मेरी लेबर कितनी लग रही है, मेरा प्रॉफिट कितना है, सरकार का टैक्स कितना है। उसके बाद में वो एक MRP डिसाइड करता है। स्वामीनाथन आयोग ने भी यही कहा है कि किसान अपनी ज़मीन का जो ठेका चलता है वो जोड़े उसके अंदर, प्लस फैमिली लेबर की लेबर इंक्लूड करे जो दिहाड़ी चल रही है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जो उसने खर्चे किए हैं, एग्री इनपुट डाले हैं, उनको जोड़े, फिर उसका 1.5 गुना मिलना चाहिए। वो वादा कर दें। बहुत अच्छा। आत्माराम जी, कृष्ण जी ने जो चीज़ें बोली उन पे तो आपके जवाब चाहूँगा ही। उससे पहले मेरा एक प्रश्न ये है, कानून को लेके हमने जो पहले बात करी थी, कानून पे छोड़ी थी। इस तीनों बिलों में एक चीज़ है साफ साफ कि खेती संविदा पे जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर ड्राफ्टिंग में है। उसमें एक बहुत बड़ी ख़राब बात है, वो ये कि अगर किसान के साथ कोई ऐसी वैसी बात होती है, उसके न्याय की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बड़ा साफ साफ लिखा है कि उस एरिया का जो भी SDM होगा या कलेक्टर होगा वहाँ तो अपनी बात रख सकता है, लेकिन न्यायालय में नहीं जा सकता। सरकार ने इस तरह की चीज़, वो हमारा देश, मैंने कल भी ये बात कही थी कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान के आधार पर चलता है। तो वो चीज़ जो एक गरीब आदमी, असामान्य आम आदमी वहाँ जा सकता है न्यायालय तक, वो रास्ते बंद क्यों करे? इसके प्रति सरकार की मंशा क्या है? मैं एक बात, उसके बाद कृष्ण जी की बात। नहीं, पहले तो जो आप कह रहे हो उसके अंदर हमारी न्यायिक व्यवस्था में बड़ा लंबा वक्त लगता है। आम किसान के लिए वो बड़ी पेचीदगी होती है। दादा अगर केस करता है पोते तक फैसला आता है। जी जी।
भारत सरकार की या कृषि मंत्रालय की मंशा इसमें यही थी कि इसमें पहले एक सेटलमेंट बोर्ड का भी प्रावधान है। उसमें किसान के प्रतिनिधि होंगे, कंपनी के भी होंगे, मंडी व्यापार से संबंधित सरकारी अधिकारी कृषि विभाग के होंगे जी। सेटलमेंट बोर्ड में अगर उनका विवाद नहीं तय होता है तो एसडीएम 30 दिन में फैसला दे। एसडीएम के फैसले के बाद लास्ट उसमें डीएम तक है, भी डीएम उसका फाइनल फैसला करे 30 दिन में। टाइम बाउंड भी किया गया है जी। एकमात्र मंशा इसमें यही थी सरकार की कि कम से कम समय में किसान को न्याय मिले। न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले जाते हैं, किसान की इतनी सामर्थ्य नहीं होती, न इतना वक्त होता है, न उसके पास पैसा होता है। इसका तो ये बड़ा कारण रहा जी। ऐसी कोई स्थिति आएगी तो। दूसरा, बृहस्पति जी ने जिस तरह कहा कि 20 बोरी वाला बेच नहीं सकता, इसके लिए मैं बताऊं मोदी सरकार ने तीनों बिल जो लाए हैं ये यूं ही नहीं किए, इसके पीछे एक बड़ी मंशा है। एक एफपीओ इस वर्ष में भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान उत्पादक संगठन बनाने का भारत सरकार का इरादा है, उसके लिए बजट का प्रावधान है। 10,000 एफपीओ बन रहे हैं, हमारे ज़िले में कुछ बन चुके हैं। वो एफपीओ किसानों से माल खरीदना, किसानों को कृषि उपकरण मुहैया करवाना, बड़ी फैक्ट्रियां लगाना, उनके लिए भारत सरकार अनुदान भी दे रही है, खूब बैंकों से लोन दिए जा रहे हैं। भारत सरकार का उद्देश्य है कि किसान खुद आत्मनिर्भर हो, किसान अपना माल समूह के रूप में गांव में जिस तरह सोसाइटियाँ काम करती है, 300 किसानों का एक किसान उत्पादक संगठन है, वो माल खरीदे खुद ही। वो खरीद के अब ये कह रहे थे कि 20 बोरी तो नहीं जा सकता, लेकिन जो एफपीओ बना मेरे गांव में बन गया, मेरी तहसील में बन गया, वो यहाँ से चाहे कर्नाटक भेजे चाहे विदेश भेजे, उस पर कोई रोक नहीं है। किसान को तो शेयर जो है उसके जो आमदन होगी उसमें जो इनकम होगा, जो फसल खरीदेगा संगठन वो उसको उसका शेयर दे देगा, जो बोनस मिलेगा वो भी उसको देगा। तो इससे किसान संगठित भी होंगे। नहीं, इफको क्रिपको तो वो अपना नहीं वैसे सोसाइटियाँ कर रही है, लेकिन ये एफपीओ ओनली सिर्फ किसानों के होंगे। इसमें नहीं, किसानों के हैं, लेकिन वो तो यूरिया उत्पादन कर रहे हैं और वो अनाज थोड़े खरीदते हैं। किसानों की नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, अलग उनका मकसद है, अलग नहीं। क्रिप्को का क्या मकसद है? वो सीधा सीधा आपसे परचेज करता है, वो लहसुन भी खरीदता है, मूंग भी खरीदता है, वो किन्नू भी खरीदता है, जिस तरह पैसा देता है। लेकिन ये जो राजस्थान स्टेट में जिस तरह राजफेड बना रखा है वो नहीं। मैं ये कह रहा हूँ किसान उत्पादक संगठन ये जो खुद पैदा करने वाली कोई चीज़ है तो खुद का संगठन होगा, खुद के उनके सीईओ होंगे, वो खुद अपने गांव में बनाएं, वो अपनी फैक्ट्री लगाएं, कुछ भी करें, उसके लिए भारत सरकार अलग से उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे सब देगी। मैं एक मिनट इसी में एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मतलब जितना आसानी से आप बता रहे हैं कि उनका एक अपना सीईओ होगा, इस तरह का एक मतलब सेटलमेंट बनेगा और फिर उसमें ये तमाम, क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ें संभव हो पाएगी क्या? मतलब आप सोचिए, आप तो गांव के रहने वाले हैं, हम सब लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव की चीज़ों को जानते हैं, वहीं पले बड़े हैं, तो क्या इस तरह की तमाम सेटअप, क्या हमारा देश इतना हाईटेक या इतना संसाधन है हमारे पास कि इस तरह की चीज़ें हम कर लेंगे? नहीं, वो आपके बात गाठिया जी, मैं जो कह रही हूँ धीरे धीरे कोई चीज़ है, जब नवाचार कोई करते हैं जी तो उसके लिए धीरे धीरे शुरुआत होती है। पहले मेरे ध्यान में फुहारा सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, ड्रिप के लिए कोई तैयार नहीं था, 1997 की बात है, मैंने तब लगाया। आज उसके लिए मारामारी हो रही है। पहले विभाग सब्सिडी दे रहा था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, अब यहाँ वेटिंग लाइन लग रही है। तो धीरे धीरे कोई नवाचार है। फिर इसके अंदर ये थोड़ी है कि मंडियाँ भंग कर दी। मंडियों में अभी लोग हैं तो पहले गांव में बेचते थे, 2 नंबर में अनाधिकृत माल था, अब वो 1 नंबर में बेचते माल अपना व्यापारी को। शहर में किसी को बेचना है, जिसको ये अभी मैं शहर में बेचूँ मंडी समिति में, तो इसके लिए कोई बंदिश थोड़ी लगाई गई है। नए मंडियों को कोई भंग करने की बात है, नए ये मंडी व्यवस्था को सरकार भंग करना चाहती है, उसको मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये बीच के बिचौलिए है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब तो फिर मंडियाँ तो रहेगी, साथ में आप कह रहे हो मंडी रहेगी और साथ में आप कह रहे हो कि ये मौजूद रहेगी। आपको एक बार पुनः क्लियर कर दूँ, इसका मकसद बीच के बिचौलियों का नहीं है। बिचौलिए जो को आड़ती हमारे भाई हैं वो तो कमीशन पर काम कर रहे हैं, उनसे कहाँ एतराज़ है। मुनाफाखोर और बिचौलियों ये आड़तियों में फ़र्क है। मुनाफाखोर वो है तो किसान का माल है वो 14 रुपये में लेके 60 रुपये बेच रहे हैं, जबकि किसान अभी यही कह रहे हैं कि इस वक्त मुनाफाखोर आ जाएंगे ये कानून लागू होने के बाद। उसके लिए बड़ी कंपनियों की जिस तरह बात हो रही है, बड़ी कंपनियां देश में पहले थी, इसमें दूसरे घराने होंगे, अब ये नहीं तो पहले दूसरे घराने थे, वो तो हमेशा चलता रहे। लेकिन किसान के लिए हम समझ रहे हैं कि इन कानूनों से जो ये बात कह रहे हैं बार बार, किसान को कहीं घाटा होने वाला नहीं है। किसान अपना माल सीधा फैक्ट्री में, अभी आप व्यावहारिक रूप में देखें, आज फैक्ट्री में आप किसी चीज़ का माल पूछ लो और सीधा दुकान पर पूछो, फैक्ट्री वाला वो माल 200 रुपये तेज लेगा। उसका कारण ये है कि वहाँ कोई टैक्स नहीं है, सीधा उसका चला गया माल, खरीदने वाले के लोडिंग अनलोडिंग के दूसरे खर्चे बचेंगे, किसान की समय की बचत होगी। तो ये पहले भी फर्क रहा है। अब ये काम सारा
अनाधिकृत नहीं होगा, किसी पर कोई रोक नहीं होगी, तो किसान जिसके चाहे तो उसको चाहता है मैं मंडी समिति में बेचूँ, वहाँ जाके बेचे, गांव में बेचे तो गांव में बेचे। रही बात अब ये लोग कह रहे हैं बिहार की बात, अगर बिहार में APMC एक्ट खत्म होने से इतना वहाँ किसानों को नुकसान होता, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, यहाँ तानाशाही नहीं है, या तो हमें जनमत की कदर करनी चाहिए। वहाँ के जनमत ने भी अब सिद्ध कर दिया, और इसके अलावा जब हमारी पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, वहाँ कोई बिल पास हुआ, बहुमत से पास हुआ, अब आप उसको चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, किसान संगठन है, वो हमारे किसान भाई है, उनकी जो जायज़ बात, अब ये कह रहे संशोधन की बात, संशोधन पहले मैं कह रहा था खुद भी, भारत सरकार पहले भी इस बात के लिए ये पीछे नहीं थी, अब भी कल ये हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं, तो उनमें कोई जहाँ जरूरत होगी। अब एक उनके ये है कि बाहर जो माल खरीदेगा मंडी से, वो व्यापारी नहीं, पहले इसमें ये था कोई खरीद सकता है, तो ये था भी भाग जाएगा और है, तो उसके लिए कोई व्यापारी का सर्टिफिकेट जिसने ट्रेडर का ज़रूरी हो जाएगा। कोई ऐसा इसमें कोई संशोधन करना हुआ, या MSP के बारे में कोई उसमें नए और बदलाव की ज़रूरत हुई, वो कर देगी। लेकिन मोदी सरकार, स्वामीनाथन कमेटी की बात है, हम खुद देख रहे हैं, जो मेरे पास एक एक चीज़ की लिस्ट आप देख सकते हो। 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है, खरीद सबसे ज़्यादा हुई है MSP पर, जो मूल्यों में बढ़ोतरी है वो उसके 50% जोड़ के वो अकॉर्डिंग कर रहे हैं सभी चीज़ों में, चाहे गेहूँ में ले लो, सरसों में ले लो। ये मूंग 43 रुपये बिक रहा था 2014 में, आज 7200 रुपये बिक रहा है। मैं खुद मूंग उत्पादक हूँ। ठीक है, MSP खरीद में जो खरीद व्यवस्था है उसमें कुछ कमियाँ हो सकती है, पूरा माल 25% के लगभग माल देश में खरीदा जाता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है, वो मांग हम सब किसानों की है। मैं एक बात आपसे कर रहा हूँ कि मैंने जैसे कहा कि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे मित्र तमाम है वो गांव के हैं। मतलब एक सेटअप, चाहे वो राजस्थान सरकार में, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, मान लो 40 क्विंटल एक किसान से अनाज खरीदा जाता है, उसको भी 2 किस्तों में, क्योंकि आज 25 क्विंटल और कल 15 क्विंटल आप कल लाओगे, तो आप तो खुद किसान हो, आप इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है देश के अंदर उसके आप इस ज़िले के अध्यक्ष हो, तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम बातें, इस तरह की जो बातें उठती है, या इस तरह की एक सेटअप CO टाइप के लोग कह लो, यहाँ का प्रशासन कह लो, लागू तो वही करता है ना, कलेक्टर करता है, तो आप लोग कभी किसान होने के नाते क्या नहीं जाते वहाँ की, यार इस तरह की चीज़ क्यों है, किसान क्या 2 दिन उसके अंदर आवाजाही करेगा क्या? नहीं, आपको ध्यान भी होगा 2 साल पहले जब राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, भारत सरकार से हमने मांग करके इस चीज़ को करवाया भी था। एक बार 25 कुंटल शर्त हटा के 40 कुंटल एक दिन में खरीद करने की व्यवस्था कर दी थी। ठीक है, नीचे आप जो बात कह रहे हो, अभी समय समय पर जो इस तरह की बातें आती है, हम चाहे भारत सरकार तक बात पहुंचाने की हो, चाहे राजस्थान सरकार तक, हम किसान की बात के लिए हमेशा पहले प्रयास करते रहे हैं। छोटी मोटी ये जो कमियां बीच में है दिखते हैं किसानों की खरीद में, जिस तरह क्वालिटी की बात आती है उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। अभी मूंग खरीद में किसानों की दिक्कत आ रही है। इन चीज़ों के बारे में अलग से एक बाद में सुधार भी होने की उम्मीद पूरी है। अभी उन्होंने विचार भी किया, अभी अगर मूंग की क्वालिटी बरसात से भीग गया दूसरी है तो उसको रिजेक्ट मत करो, उसका रेट 20% 10% इस तरह घटाते जाओ। 7200 रुपये है, उसको 200 रुपये माइनस कर दो, दागी है तो उससे और ज़्यादा घटिया तो उसको 400 कम कर दो। लेकिन ये न हो कि बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ये जो किसान हित की बातें, इनको वक्त वक्त पर हम उठाते रहे हैं। भारत सरकार ने इसमें किसान हित में संशोधन भी किए। जी कृष्ण जी, आत्माराम जी ने बहुत सी बातें रखी, मैं इन्हीं पे ही आपका काउंटर जाऊँगा। इन्होंने पहली बात तो ये कि सब SDM के यहाँ जा सकता है, अदालतों में नहीं है। 2004 में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया था जो पास 2005 में हुआ, एग्रीकल्चर रिमूवल एक्ट के नाम से 2005 में हमारे यहाँ वो लागू हुआ है। उसमें सारे मामले SDM और कलेक्टर तक निपट सकते हैं। वो डिस्प्यूट थे बैंक और फार्मर के बीच की। आज क्या फार्मर की SDM या ADM या कलेक्टर के आगे सुनवाई है? बैंक की पहले सुनेगा, उनकी बाद में सुनेगा। रोज़ ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, रोज़ ट्रैक्टर नीलाम हो रहे हैं, रोज़ उसकी फसलें काट के बेची जा रही हैं, तो ये बाद में भी होगा। अब कलेक्टर और SDM और ADM तो बदलने वाले नहीं है, वो तो सरकार का पार्ट रहेंगे। जब तक ये ग्रास रूट से करप्शन नहीं खत्म कर देते राजनीतिक दल, तब तक ऐसा ही चलेगा। मैं BJP कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों दलों की बात कर रहा हूँ कि करप्शन इनमें घुटने घुटने है और अब नाक नाक आ चुका है। वो इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए। आज वार्ड पार्षद 1 करोड़ रुपये लगाता है, उसको 2400 रुपये नगर पालिका से तनख्वाह मिलती है। वो क्या उस 2400 रुपये के लिए लड़ रहा है? वो एक विधायक करोड़ों रुपए लगा के विधायक बनता है, किस लिए बनता है? वो समाज सेवा के लिए बनता है। और जब उसको टिकट नहीं मिलती
तो वो अपनी पार्टी से बगावत करके भी लड़ेगा। भाई मुझे तो समाज सेवा करनी है। ये इनके समाज सेवा की और दूसरों का भला करने की जो जिद है, ये शक पैदा करती है। समाज सेवा करवाए या नहीं करवाए, उसने करनी है। मैंने नहीं करवानी आपसे, पर आप जिद पे अड़े हुए कि मैंने तो करके जानी है समाज सेवा। जो राजनेताओं की जिद है, इसके पीछे की मंशा आप जिस दिन समझ लोगे उस दिन समझ में आ जाएगा। आप एक बार इंडियन हो जाओ, एक बार आप किसान हो जाओ, एक बार आप व्यापारी हो जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जो ये कह रहे छोटे मोटे फ्लोज थे कानून के अंदर, छोटी मोटी जो गड़बड़ी थी, उनको हम ठीक करते रहेंगे, वक्त वक्त पे अमेंड करते रहेंगे। तो इन्हीं कानूनों में कर दो भाई, जो मौजूदा कानून है उन्हीं में कर दो ना। आपको नए बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो बिल्कुल है कि अभी मेरा बाप अगर ये मुझे पसंद नहीं है तो मैं उठा के उसको बाहर फेंक दूँ, मैं दूसरा ले आऊँ, मैं तीसरा ले आऊँ। ऐसा तो संभव नहीं है। देश तो मेरा यही रहेगा, धरती यही रहेगी, किसान यही रहेंगे। आज जो किसान है उसका बेटा आ जाएगा, फिर उसका बेटा आ जाएगा। अल्टीमेटली इनको आके ग्राउंड पे समझौता करना पड़ेगा और करप्शन खत्म करना पड़ेगा। सरकार नहीं बदलती है, ऊपर के सिर्फ हमारे चौकीदार बदलते हैं। आप लोकतंत्र को यूँ समझें कि सरकार एक स्थायी हिस्सा है। यहाँ अगर चपरासी भी भर्ती होगा तो उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो भर्ती होगा, वो सरकार है जी। अब उसका ध्यान कौन रखे? आम आदमी तो रख नहीं सकता। तो लोकतंत्र में मैंने आत्माराम जी की ड्यूटी लगा दी कि भाई साहब आप मेरे विधायक हो, कलेक्टर से, एसपी से, इनसे माथाफोड़ी आप करो। ये मेरे बस की नहीं है, ना वो मेरी सुनेंगे जी। और ना मेरी इतनी औकात है, ना मैं जाके खड़ा हो सकता। अब आत्माराम जी अगर उनके साथ मिल के खेलने लग जाएं तो मेरी कहाँ सुनेंगे? और फिर ये वो सेवा करने के लिए जिद पे अड़े हुए के साथ मैंने करनी है। आप पिछले चुनाव में आपने देखा है कि कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए थे, बीजेपी के कितने हुए थे जी। जो मैं नाम नहीं लूँगा, बीजेपी से बगावत कितने ने की है इनको मालूम है, कांग्रेस से कितनों ने की इनको मालूम है। वो क्या जिद है? वो यही जिद है कि हमने किसी का भला नहीं करना, हमने सिर्फ अपना करना है। क्योंकि मेरे चुनाव में करोड़ों रुपए लगे और मुझे अगला चुनाव 5 साल बाद फिर लड़ना है, मुझे करोड़ों फिर चाहिए, बीच में एक प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये जो प्रॉफिट मेकिंग का खेल है, ये सारा इन बिलों के पीछे एक ही है। आप ये समझिए कि एक व्यापारी को शहर में स्टोर खोल लें, उसको माल खरीदना है लोकल से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है। तो लोकल से माल वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि कानून अलग अलग, कहीं 2% टैक्स है, कहीं 6% है, कहीं 7% है, कहीं 5% है। तो वो चाहता है कि 0 टैक्स हो जाए, तो मैं सारे देश से माल खरीद लूँ। तो सारे देश से माल खरीदेगा, स्टोर करेगा, इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी उठा दी। अब वो अपनी मनमर्जी की फसल उगवाएगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दी। ये तीनों कानून एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इस बात को जिस दिन राजनीतिक पार्टियां समझ जाएंगी, किसान समझ गया है, उसको मालूम है खेल क्या चल रहा है। उसको सिर्फ एमएसपी नहीं चाहिए, क्योंकि एमएसपी आज मक्का की कितनी है? 1775 रुपये, 1750 रुपये। बिक क्या भाव रही है? 850 रुपये। बिहार में तो और सस्ती बिक रही है, 550 बिक रही है, क्योंकि वहाँ एमएसपी नहीं है जी। तो बिहार से एक बड़े कांग्रेसी लीडर ने बड़ी मात्रा में धान खरीद के पंजाब ला के बेचा, उसने करोड़ों रुपए सिर्फ इसमें बनाए हैं, इस नए कानून के आने के बाद में। तो आप किसी का क्या बना कर लोगे? और वो ही करेंगे, यही लोग यहाँ से माल भरेंगे, वहाँ बेचेंगे, वहाँ से भरेंगे, यहाँ बेचेंगे, क्योंकि इनके पास में ये साधन हैं। किसान की औकात नहीं है। किसान अपने दायरे में काम करना चाहता है। ये जिस दिन किसान के भला सोचना शुरू कर देंगे अपनी राजनीतिक ख्वाहिशों से अलग, उस दिन इनको राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर आके कहेंगे बस अब आप लड़ो, और लड़ने की भी जरूरत नहीं, आप हो हमारे, और आप आजीवन हो, हम बदलेंगे भी नहीं। आप क्यों चुनाव लड़ना पड़ता है इनको हर बार? क्यों नहीं निर्दलीय चुने जाते, ये निर्विरोध चुने जाते कि साहब लड़ो, आपको ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आप एक लीडर का नाम बताओ गंगानगर जिले के अंदर जिसने इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी हो कि सादुल शहर के अंदर जब ओलावृष्टि हुई थी, उस खराबे का जो बीमा है वो आज तक नहीं मिला। इनके संगठन ने क्या किया कांग्रेस के संगठनों ने, बाकी किसान संगठनों ने भी क्या किया? पूछो, मिल गया क्या मुआवजा? आज तक नहीं मिला। वो आज भी रोते फिर रहे हैं। मूंग बेचना है तो पहले तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 चक्कर लगाऊंगा, ई मित्रा पे या कहीं भी जाके। रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैं उसको 2 बार में जाके बेचूंगा, फिर मैं पेमेंट के लिए रोता फिरूंगा, वो भी 3 टुकड़ों में पेमेंट आएगा। ये किसान के साथ सरकारें कर रही हैं। सरकार से मुराद बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ओवरऑल सरकार है, नीचे के चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक, ये सब सरकार है। अगर इसमें कहीं लोचा है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? इन चुने हुए प्रतिनिधियों की। ये जवाब दें। आत्माराम जी, इन कानूनों को लेकर लगभग पूरे देश का किसान सड़क पर है, विशेष करके उत्तर भारत में, जहाँ पे हमारे इस तरह की गेहूं होती है, धान होता है, नरमा कपास होता है, बड़ी फसलें होती है। वो तो किसानों को समझ क्यों नहीं आ रहा, या क्या किसान को ये पता नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक, कि तुम्हारे हित में है ये तमाम चीज़ें? पार्टी उनको बार बार समझा रही है। जैसे कृष्ण जी ने भी कहा, ये सवाल मेरा अगला था आपसे, कि पार्टी उनको समझाने पे आमादा है और किसान समझने पे आमादा नहीं। विपक्ष में इतनी पावर अगर होती, जैसे मैं आज एक कुछ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये सारा विपक्ष का गलत रहा है, तो
मोदी जी ने शुरू कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत ही हो जाएगा, तो अगर कांग्रेस मुक्त हो गई पहली बात तो मान लो अपन, तो फिर ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों? और कांग्रेस में इतनी पावर होती तो इतने किसानों को सड़कों पर क्यों ले आती हो? मैं दो बातें आपको पहले जी। एक दूसरी बात बता रहा हूँ। एक तो इस कानूनों के बारे में बड़ा भ्रम ये चलाया जा रहा था, हमने इसके लिए गांव में चौपालें भी की थी जी। और उस कानून को पढ़ने पर पता भी लगता है कि ये कई लोग कह रहे थे कि बड़ी कंपनियां आपकी ज़मीनें ले लेंगी किसानों की, जी जी। जबकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर स्पष्ट लिखा है ज़मीन की कोई बात ही नहीं, उसमें सिर्फ उपज किसान की जो होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। जी। कंपनियां अच्छी क्वालिटी के बीज उसको तकनीक देगी और किसान वो उसको लेकर कंपनी को वापस देने का करार करेगा। रेट दोनों की सहमति से पहले तय होंगे। करार अधिकतम 1 वर्ष या एक पशु के ब्याज का टाइम होता है, स्पष्ट लिखा है उसके अंदर, उतना टाइम ही होगा और अधिकतम वो करार 5 साल का होगा। तो इसमें एक तो इस चीज़ को बिल्कुल हर आदमी को समझ लेना चाहिए, किसानों को भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। किसान की ज़मीन लेने की कहीं सी मंशा नहीं है, न किसान की ज़मीन को ले सकता है। जो भी कंपनी होगी, अगर किसान के साथ उसका विवाद होता है, किसान की तरफ उसके बीज दिया या उसने और कोई पेस्टिसाइड दी, बाद में किसान उसको उपज नहीं बेचता है कंपनी को, तो किसान की ज़मीन कंपनी नहीं ले सकती। वो अपने पैसे के लिए किसान पर दावा ज़रूर कर सकती है जो उसने बीज दिए या अन्य आदान दिए। तो किसानों को एक तो इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ज़मीन किसान की कहीं नहीं जाएगी। तो नहीं, जो आप ये प्रोसेस बता रहे हो, किसान अटक तो गया ना, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं अटकता। किसके पक्ष में फैसला आएगा ये नहीं होता है। नहीं, वो किसान अगर उपज नहीं बेचता है कंपनी को जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है जिस वक्त दोनों अपनी सहमति से, जिस तरह हम ठेका करते हैं, किसान बहुत सी जमीन ठेके पर देते हैं, उनके पास एक लॉ टीम है तो पूरी की पूरी जो है नहीं, किसान मैं बृहस्पति जी इसमें बीच में बताऊं, उसके अंदर दोनों सहमति से, कोई मेरी जमीन धक्के से कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं ले सकता। अभी यहाँ बहुत सी कंपनियां सब्जियों के बीज और बिजा रही है, तो किसान चाहता है तो बीजे, अगर किसान नहीं चाहता धक्के से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर करेंगे तो सारी शर्तें उसमें भाव पहले तय होंगे। उसके साथ साथ ये भी है कि जिस वक्त माल जाता है मार्केट में, उस वक्त मार्केट में अगर माल ज़्यादा, कीमत ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट वक्त कम था, तो किसान और कंपनी को दोनों को सहमति करके किसान को उसका ज़्यादा है उसका हिस्सा देना पड़ेगा। अगर नहीं, हाँ, कि अगर आधे किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आधे ने नहीं किया। अब जिन्होंने नहीं किया और फसल का भाव आ गया 30 रुपये, कॉन्ट्रैक्ट है 50 रुपये के हिसाब से, क्या कंपनी 30 रुपये वाला 50 रुपये में खरीदेगी? वो बाहर से भी खरीदेगी, वो इसमें कीड़े निकालेगी, इसमें 100 कमियां निकालेगी, तुम्हारे ये साइज छोटा है, रंग नहीं आया, वो नहीं खरीदेंगे क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो एग्रीमेंट के अंदर आप कॉरपोरेट्स को किसान नहीं जीत सकता, ना कोर्ट में, ना ज़मीन पे, ना कहीं और। फिर आपको जी किसान को जो एडवांस दिया है इनपुट्स के लिए, वो वापस लेगा। कैसे लेगा? किसान के पास क्या है? ज़मीन है ले दे के एक, तो वो ज़मीन ही जाएगी उसकी। अल्टीमेटली वो क्या अपने बच्चे बेच देगा, क्या गहने बेच देगा, क्या बेच के देगा? उसके पास एक ही चीज़ है, ले दे के ज़मीन है। इसमें मैं बताऊँ बीच में, वो कहाँ से देगा पैसे, ये बता देना आप। मैं ये बता दूँ, अपने सारी चीज़ें जब कर रहे हैं, लिखित में कोई से कानून बनता है, बातें उसकी शर्तें उसी आधार पर कोर्ट फैसला करती है। उसके अंदर स्पष्ट लिखा गया है किसी भी सूरत में किसान की ज़मीन है वो कंपनी नहीं ले सकती, उसका नामांतरण है कंपनी के नाम नहीं हो सकता। ठीक है, पैसा उसने अगर कोई बीज दिया और दिया है, वो पैसा किसान फसल उसके पास है तो कंपनी को नहीं बेची तभी विवाद होगा। लेकिन उसमें यह भी है कि अगर कंपनी जिसके साथ कॉन्टैक्ट हुआ है वो फसल लेने से इनकार कर दे तो किसान के हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, अभी उसके अंदर पहले जो शर्तें तय होगी, अभी आपको ध्यान, अपने यहाँ बागों के इनके इस तरह सौदे होते हैं, वो एक बड़ी कंपनियां कर लो या चाहे बाहर के व्यापारी आते हैं, जी जी, कई बार उसके अंदर अपने यहाँ के बहुत से किसानों का पैसा अटक जाता है जी। उसके अंदर किसान को ये अपने उस किसान के अधिकार सुरक्षित करने के लिए ये कानून लाया गया है कि ताकि किसान के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो। ये शर्तें, साइज़ की अभी ये बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये बातें सारी पहले तय होगी। हो सकता है अब ये जो अंदेशा जता रहे हैं ये बातें, तो उसमें जो भाव की, क्वालिटी की, बीज की, वो बातें सारी तय करके सारी लिखी जाएगी। अभी हम बात करते हैं ज़मीन ठेके पर देते हैं, हमें ट्यूबवेल का पानी लगाना है या नहीं लगाना, वो पहले तय कर लेते हैं। जो कहते हैं मैं ट्यूबवेल का पानी लगाऊंगा, कि इच्छा नहीं मानते उसको, तो उसका रेट अलग होता है, सीधा है तो उसका अलग रेट है। अब शर्त से कोई बाहर जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जो बातें मौखिक कोई है या अंदेशा है वो तो आगे भविष्य की बात है। चलिए कंक्लूजन पर आते हैं अपन। मैं आखिरी टिप्पणी चाहूँगा बृहस्पति जी से कि आपको क्या लगता है, हम इतनी बातचीत में जो बात नहीं कहेगी और वो जानी चाहिए दर्शकों तक? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रही है। जैसे हम चौथिया पाँचवा देते हैं, जी, ठेके पे देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके कितने झगड़े कोर्ट में पेंडिंग है,
वो तो जुबानी जमा खर्चे हैं, उनका कोई लिखा पढ़ी नहीं होती उनके आपस में, पर उनके झगड़े भी नहीं होते हैं क्योंकि तय है। उसको मालूम है कि मेरी फसल कितने की बिकी है, उसका 5वां हिस्सा इसको मिलना है। उतने आसान कॉर्पोरेट के साथ में झगड़ा नहीं होगा क्योंकि वहाँ अधिकारी बैठे होंगे, सेठ नहीं बैठा होगा आगे जी, जिससे ठेका लिया जा रहा है। यहाँ फार्मर और 5 या दोनों या चौथिया मिल के कर लेते हैं आपस एक में। गांव की एक जगह की सरपंच कर लेगा, बीच में कोई रिश्तेदारी डाल लेंगे, वो कहीं भी निपटा लेंगे। यहाँ ये सब नहीं होगा क्योंकि अधिकारियों पे प्रेशर होगा कि मुझे रिकवरी चाहिए। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, वो धर्मार्थ संस्था नहीं चलाते हैं। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे, किसान को अपना फ़ायदा देखना है तो किसान अपने फ़ायदे के लिए आज सड़क पे बैठा है। कॉर्पोरेट्स अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको सड़क पे बैठने की जरूरत नहीं। मुझे बता दीजिए देश में कितने कार डीलर, कितने सामान बेचने वाले लोग सड़क पे बैठे हैं कि हमारे भाव ठीक किए जाएं। किसान ही क्यों बैठता है आके कि मेरे भाव ठीक किए जाएं? क्योंकि सरकार की पाबंदियां हैं उसके ऊपर। एक कार बेचने वाले पाबंदी नहीं है, मैक्सिमम MRP लिखा रहता है। आप 500 रुपये वाली चीज़ पे 15,000 लिख दो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उससे सरकार पूछने भी नहीं जाती कि भाई इसमें क्या डाला ऐसा जो 15। एक घड़ी टाइटन 200 रुपये की बेचता है और रोलेक्स की 2 करोड़ की है। फ़र्क क्या है दोनों में? कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कि भाई तू 2 करोड़ की क्यों बेच रहा है और तू 200 रुपये क्यों बेच रहा है। ये किसान के साथ ही मारामारी क्यों है? उसी के साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार बीच में है। आज अमेरिका में कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है, वहाँ पे कोई मंडियाँ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, पर अमेरिका की सरकार हिंदुस्तान से 400% ज़्यादा सब्सिडी देती है किसानों को। आप देना शुरू करो, फिर तेरे लॉस का मैं जिम्मेदार हूँ। तुझे जो भी घाटा होगा मेरी सरदर्दी है, तू बेच और बेधड़क बेच। आप देखो फार्मिंग कैसे होती है। आज यहाँ अनाज की तंगी नहीं है, हज़ारों क्विंटल अनाज हमारे पास बफर स्टॉक पड़ा है, सरप्लस पड़ा है। अब हिंदुस्तान वो देश नहीं रहा कि हम अनाज के लिए दुनिया के आगे हाथ फैलाएं। ऐसे में किसान अपनी शर्त रखने के लिए बाध्य है, वो रखेगा और सरकार को माननी पड़ेगी। जो सरकारें नहीं मानेंगी, एक बार लाठी से, दबाव से, गोली से किसी तरह भी उनको हटा दिया, किसी भी समझौते में उनको एक बार ले आए, तो ये आंदोलन कल आएगा, परसों आएगा, चौथे आएगा। और आत्माराम जी खुद कह रहे हैं कि हम इसमें अमेंड करते रहेंगे। और वो अमेंडमेंट किसके दबाव में होंगे आप जानते हैं। जो सरकार पे प्रेशर कौन बना सकता है? जो सरकार को चुनाव जिता सकता है। और चुनाव जीतना आज की तारीख में मैंडेट नहीं है, ये एक टेक्निक है। टेक्निक से चुनाव जीते जाते हैं। जो टेक्निक से बाहर हो गया वो चुनाव हार जाएगा। बहुत अच्छी। तो टेक्निक्स का है कि हमने कितने वोट किसके लेने हैं या मुझे किसको साथ जोड़ना है। इनके गांव में जाटों के वोट ज़्यादा, मैं इनको जोड़ लूँ तो जाटों के मेरे साथ आ जाएंगे। इनकी इमेज अच्छी है, ये मैं ले लूँगा। इनका पंजाबियों पे ज़्यादा असर है तो मैं इनको अपने साथ जोड़ लेता हूँ तो इनके वोट आ जाएंगे। इस तरह से चुनाव जीते जाते हैं। ये मैंडेट नहीं है, ये भरमाने का खेल है। मैंडेट बहुत साल पहले ख़त्म हो गया हमारे देश में, मैंडेट नहीं रहा। और चुनाव जीत लेना किसी चीज़ का ठप्पा नहीं है कि साहब मैंने GST लागू कर दी, मैंने नोटबंदी लागू कर दी, मैंने किसान बिल ले आया और उसके बाद मैंने चुनाव जीत लिया, मतलब वो मेरा क्लियर है। वो क्लियर नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। बहुत अच्छे। आत्माराम जी, लास्ट प्रश्न है आपसे। MSP सबसे, जो इस कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन MSP एक बड़ा मुद्दा है। सरकार को कहाँ दिक्कत है किसान को ये कहने में? कह तो हो रही है कि ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, लेकिन किसान आशंकित है। सरकार ये क्यों नहीं कह देती, जिस तरह से CAA के अंदर बार बार कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन लिख के नहीं देना। MSP में जब इतने कानून में इतना कुछ लिखा गया है, 2000 पन्नों का ड्राफ्ट है, उसमें एक लाइन ये क्यों नहीं जोड़ देती सरकार? उससे आधा आंदोलन खत्म हो जाएगा कि हम आपको MSP एज इट इज जैसी है वो देंगे। एक तो मैं ये आपको बताऊं भाई, तिल का ताड़ को कैसे बनाया जाता है इस बात से स्पष्ट है। अच्छा। जब से MSP लागू हुई, एक सरकारी आदेश है ये, तो अब इसमें ऐसी कौन सी नई बात आपने भी इसको अलग से कानून बनाए? पहले एक आदेश ही था, वो चल रहा है। जब भारत सरकार का प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री जब कह रहे हैं भाई नए या इसको हटाने की कोई बात हो तब ऐसी बात उठाई जाए। इसमें करने वाली बात ये मांग कर सकते हैं किसान, इसकी खरीद सीमा हटाई जाए, इसकी जो शर्तें हैं खरीद में पेचीदगियाँ वो दूर की जाए, वो बात करने वाली है। बाकी MSP के कोई मुद्दा ही नहीं है। ये 3 कानून मोटे मोटे मैं बताऊं सिर्फ इसलिए है राज्य का विषय। तो MSP इसलिए मुद्दा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, हाँ, उसके अंदर तो वो कंपनीज तय करेगी, तो MSP का रोल खत्म ही हो जाएगा ना। नहीं, उसमें कंपनी कैसे तय करेगी? किसान और कंपनी दोनों सहमति से हैं। किसान की सहमति होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं है तो कोई जरूर थोड़ी है उसके लिए। ये अनिवार्य थोड़ी है जरूरी करे, दोनों पक्ष सहमत होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, MSP पहले एक सरकारी आदेश था, अभी चल रहा है। हमारी कृषि मंत्री से बैठक हुई इस मामले में, उन्होंने कहा कहीं इसको हटाने की ऐसी बात नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना गया कोई बात कहता है,
कृषि मंत्री कहता है तो हमें उस बात का विश्वास करना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो किसान संगठन, पार्टियां सब यही है। एक प्रश्न मैं हटके कर दूं। विश्वास तो मोदी जी ने कहा था कि रेलवे नहीं बिकेगा, मैं कहता हूं, और रेलवे पे बाकायदा अडानी रेल लिखा हुआ है, रेल चल रही है एक एरिया में। देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा सी हटके है, लेकिन मैं इस पे बात कर रहा हूं। आपकी बात सही है, लेकिन नहीं चुनाव में नहीं, अब बाकायदा किसान संगठनों को हमारे कृषि मंत्री ने ये बात कही है। अच्छा, बृहस्पति जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मैंडेट नहीं है, या तो हमें तानाशाही व्यवस्था अपनानी चाहिए, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में मापदंड यही होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात सुनकर हमारा फैसला करें। हमने उनको सुन के भेजा है, उन्होंने कानून बनाया है। उसमें रही बात किसान अपनी कोई शंका प्रकट कर रहे हैं, किसानों को किसी तरह का कोई और भ्रांति है, तो भारत सरकार उनके लिए टेबल पर बात कर रही है, उनका हल निकालेंगी। लेकिन यूं ही कई बार किसी वहम में या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या किसी विचारधारा से ग्रसित होकर हम कोई नए नवाचार और उनका विरोध करें, ये उचित नहीं है। मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। 2022 तक किसान की आमदनी दुगना करने के लिए प्रतिबंध है, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। धीरे धीरे और भी इसमें बहुत अच्छे सुधार होंगे, मोदी सरकार अच्छा काम करेगी। कृष्ण जी ने एक शुरू में बात कही थी, लास्ट 2 मिनट और अपने पास। कृष्ण जी ने एक बात कही थी कि अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई बहुत बड़ी मारामारी हो। ऐसा कोई नियम अगर वो नहीं बनता तो देश में कुछ बहुत बड़ा खराब घट जाएगा। तो किसान तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से अब सड़कों पे आके किसी ने जाके सड़कों पे आके कहा कि मोदी जी अध्यादेश लाइए वरना बहुत कुछ खराब हो जाएगा। अब अभी मैं 1 मिनट मैं मुद्दे से हटके एक बात कर रहा हूँ। CAA के लिए बारे में बड़ी भ्रांतियाँ कह रहे थे, कितनों को लोगों को उसमें निकाल दिया। उसके बाद तो कोरोना आ गया, बात ही खत्म हो गई। जो भी है, इसी तरह इसमें ये बात है, हमेशा वक्त किसान के लिए था काम करने का, कर दिया काम। कोरोना के अंदर हम दूसरे काम कर रहे हैं ना, तो ये कब करते? 70 सालों से किसान जिस चीज़ का इंतजार कर रहा था, मोदी सरकार ने वो काम किया है और उस किसान उसका स्वागत कर रहे हैं। 24% माइनस थी GDP। अर्थव्यवस्था के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसान बिल पे काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पे काम होना चाहिए, लोग रोज मर रहे हैं, कोरोना से करोड़ों लोग संक्रमित हैं, हम दुनिया में टॉप पे हैं, चाहे आंकड़े दिखाएं या न दिखाएं, उस पे काम नहीं होना है। किसान बिल पे काम करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे काम करेंगे, हम स्टोरेज एक्ट हटाएंगे, हम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देंगे। बहरहाल आपने बुलाया, मैं आपका एहसानमंद हूँ। बहुत अच्छे हमारे साथ ये थे, इस चर्चा में बहुत स्वस्थ चर्चा रही। दोनों प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। मैं आत्माराम जी जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे एक छोटे से निवेदन पे आए और आज इस वक्त ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। ये चर्चा किधर जाएगी, कानून किधर जाएगा, सरकार क्या मानेगी, वो अलग बात है, लेकिन चलते हुए समय में हमारा दखल बहुत ज़रूरी है। आत्माराम जी का आभार। कृष्ण बृहस्पति जी बेहद बौद्धिक व्यक्ति हैं और हमने इनसे निवेदन करा और हमारे निवेदन पे आए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों का पुनः शुक्रिया, पुनः आभार, धन्यवाद।